हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आप सबका वेलकम। आज हम नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे एंड इमरजेंसी के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो भी देखेंगे। उसके अलावा जो भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा जो हमें याद रखना चाहिए वो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। मोस्टली आज जो चीज़ें हैं वो फैक्चुअल होने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। Which article of the Indian Constitution provides for the establishment of Election Commission? Article 324 जो है हमारा provides for the establishment of Election Commission of India। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 25 जनवरी 1950। इस डेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल 324 establishes the election commission of India which is responsible for administering elections in the country। देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है, चाहे वो लोकसभा के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। पंचायती राज के जो इलेक्शंस हैं, जो सरपंच वगैरह एंड वार्ड मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर से वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ऑडिट। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 148 जो है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसको कहते हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम कैग भी कहते हैं, कैग ऑफ इंडिया, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इनके अकाउंट्स वगैरह ऑडिट किए जाते हैं कैग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल जो है, सबसे पहले हमें वर्ड समझना चाहिए। कैग का तो हमें समझ आ गया कि ये ऑडिट करता है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, उनके अकाउंट्स को। अब हमें समझना है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल 76 के अंडर अटॉर्नी जनरल जो है अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु एक्ट एज द चीफ लीगल एडवाइज़र होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो किस आर्टिकल के अंडर बनाई जाती है? तो वो आर्टिकल 315 के अंडर बनाई जाती है। ठीक है, इसी आर्टिकल के अंडर हमारा स्टेट पीएससी, जो जैसे हमारा जेके पीएससी है, ये भी आर्टिकल 315 के अंडर ही बनाया जाएगा। जेके पीएससी यानी कि किसी भी स्टेट का पीएससी जो है, और यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है आर्टिकल 315 के तहत बनाया जाता है। आर्टिकल 315 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग फॉर वेरियस सिविल सर्विसेज इन द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करता है सिविल सर्विस का, और उसको कहते हैं वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये भी आर्टिकल 315 के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आर्टिकल 315 स्टेट्स दैट ईच स्टेट शैल हैव ए पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। 315 आर्टिकल के तहत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है। विच आर्टिकल आउटलाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? देखिए, ये पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, बाद में इसको सेपरेट किया गया था, और शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उसको अलग आर्टिकल में डाला गया है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है अंडर आर्टिकल 338 के थ्रू बनाया जाता है। आर्टिकल 338 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट के रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करता है और मॉनिटर करता है उनके सेफगार्ड्स जो हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट को जितने भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उनको मॉनिटर करता है ये कमीशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल पर्टेन्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट पहले एक ही आर्टिकल में था, आर्टिकल 338। उसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको सेपरेट किया गया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो सेपरेट कर दिया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये मॉनिटर करता है सेफगार्ड्स किनके लिए जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिलेटेड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये किस आर्टिकल के थ्रू बनते हैं, तो ये बनती है आर्टिकल 340 के थ्रू। ठीक है, आर्टिकल 340 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये क्लासेस जो होती हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनकी जो कंडीशंस होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और किसी भी तरह का कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर होता है तो वो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इन्वेस्टिगेट करता है। विच हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमीशंस इंक्लूडिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अंडर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। तो आर्टिकल 340 के तहत हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ का जो चेयरपर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 331 है। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है नेशनल कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है JKSSB के कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में। आर्टिकल 280 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है जितना भी टैक्स इंडिया में कलेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है उस पर फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशंस देता है। हर 5 साल के बाद अलग फाइनेंस कमीशन जो है एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उसी आर्टिकल के थ्रू अपॉइंट किया जाता है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की जाती है। तो आर्टिकल 324 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, अगेन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है इनको भी। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके हेड्स वगैरह जो हैं मोस्टली वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन सिमिलर आता है तो मोस्ट लाइकली उसका आंसर जो है प्रेसिडेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट। जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल है हमारा 153। ठीक है, आर्टिकल 153 के थ्रू हमारा गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं जिसको कहते हैं हम पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर यानी कि अगर देश का कोई भी कोर्ट जो है किसी शख्स को किसी तरह की कोई सज़ा दे दे, अगर तो प्रेसिडेंट चाहे प्रेसिडेंट उस शख्स को पार्डन यानी कि माफ़ी दे सकता है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट किसी शख्स को माफ़ी दे देता है तो उस पर जितने भी केसेस होते हैं, जितनी भी कन्विक्शंस होती हैं, उनसे वो फ्री हो जाता है। ठीक है, और ये पावर जो है आर्टिकल 72 देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल एस्टैब्लिश द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू लेजिस्लेशन। कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली है कि वो खुद के ही प्रीवियस ऑर्डर्स या खुद के ही एक्ट्स वगैरह को देख सकता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 के तहत ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली है कि वो अपने ही जजमेंट्स या अपने ऑर्डर्स देख सकता है, फिर से उनको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी। देखिए 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी। एक है हमारा 352, दूसरा है हमारा 356, तीसरा है हमारा 360। इनमें से कोई भी एक याद रख लीजिए, उसको 5 ऐड करना है या माइनस करना है। लेकिन अगर आप नेशनल इमरजेंसी याद रखते हैं तो 352 के बाद उसको +4 करना है और इसमें भी +4 करना है।
352 के अंडर आता है नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंडर आता है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं इसको। 360 के अंडर आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो किस आर्टिकल के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है? तो ये है हमारा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 allows the president to proclaim a national emergency when there is a threat to the security of the India or any part thereof due to war, external aggression or armed rebellion। देखिए, एक होती है इंटरनल इमरजेंसी, दूसरी होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर तो किसी वार की वजह से या किसी एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर आर्म्ड रेबिलियन यानी कि देश के अंदर ही कोई ऐसा दंगा फसाद हो गया जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी तो उसको कहेंगे हम इंटरनल इमरजेंसी, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर की वजह से और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट? देखिए, प्रेसिडेंट रूल जो है किस आर्टिकल के तहत, प्रेसिडेंट रूल या जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, तो ये हमारा आर्टिकल 356 के अंडर होता है। और क्यों होता है? अगर जो है कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है तो गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट जो है प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट भेजेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि ये स्टेट जो है इट इज़ नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, हैंस emergency should be declared in a particular state। तो उस केस में क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर स्टेट इज अंडर ए प्रेसिडेंट रूल, और उस टाइम जो है नॉर्मल जो उसकी गवर्नमेंट होती है दैट इज सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रेसिडेंट रूल होता है इसका मैक्सिमम पीरियड जो है 3 ईयर्स हो सकता है। 3 ईयर्स तक आप मैक्सिमम टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो या जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और नेशनल इमरजेंसी आप अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हो, लेकिन इसकी रेटिफिकेशन जो है 6-6 महीने के बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड? अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्यों होता है? व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को किसी तरह की कोई थ्रेट है देन फाइनेंशियल इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस केसेस में क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है सेंटर स्टेट के बीच में उसमें कोई ऑल्ट्रेशन कर दी जाएगी, और जो बहुत सारे मतलब जो स्टेट सर्वेंट्स होते हैं या सेंटर के कोई सर्वेंट्स होते हैं उनकी सैलरीज कट डाउन कर दी जाती हैं टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिया, ठीक। एंड सो फार अभी तक इंडिया की पूरी हिस्ट्री में अभी तक की कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है, ठीक है। आज तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है, और स्टेट रूल जो है बहुत बार लागू किया गया है, और सबसे ज़्यादा स्टेट रूल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी लागू नहीं की गई है। प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं वो बहुत सारी स्टेट्स में बहुत बार लगाया गया है, और नेशनल इमरजेंसी जो है इंडियन हिस्ट्री में 3 बार इम्पोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल? अगर पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना मतलब मैक्सिमम कितने टाइम के लिए एक नेशनल इमरजेंसी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के? तो 6 महीने के लिए हम मैक्सिमम रख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि हाँ नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो उस केस में एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है। एंड इसका जो टाइम पीरियड है जैसे कि स्टेट एंड नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड जो है जैसे स्टेट इमरजेंसी में 3 साल का मैक्सिमम टाइम है वैसा नेशनल इमरजेंसी में नहीं है। ये इंडेफिनिट टाइम के लिए प्रोक्लेम की जा सकती है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनिट टाइम के लिए लगाई जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी जो है मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाई जा सकती है। 352 आर्टिकल के तहत लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी, और इसी स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं।
और 360 के अंडर लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article specifies the condition under which enforcement of fundamental rights can be suspended during a national emergency? देखिए, एक आर्टिकल है पर्टिकुलर जिसमें ये बोला गया है, उस आर्टिकल में ये स्पेसिफाई किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड किए जा सकते हैं एक इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 358। ठीक है, आर्टिकल 358 ये कहता है, आर्टिकल 358 सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। हाउएवर द राइट्स टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 रिमेन्स इंटैक्ट। देखिए, आर्टिकल 358 के थ्रू हमारा जो आर्टिकल 19 है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जितनी देर के लिए इमरजेंसी। और ये है क्या 19? आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें 6 अलग अलग राइट्स हैं। उन 6 अलग अलग राइट्स में से एक तो है गैदर होना भी एक राइट है इसमें। ठीक है, एसोसिएशंस बनाना भी एक राइट है। उसके बाद मूव फ्रीली इनसाइड इंडिया, ये भी एक राइट है। और रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ये भी एक राइट है। तो ये आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 राइट्स हैं अलग अलग, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है आर्टिकल 358 के तहत। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में होता है, अगर तो वार के बेसिस पे या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही 358 आर्टिकल ऑपरेशनलाइज होता है। अगर नेशनल इमरजेंसी जो है इंटरनल इमरजेंसी है, यानी कि इंटरनल रीजन के कारण है, आर्म्ड रेबिलियन के कारण है, उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। और 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होते हैं। वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये आर्टिकल्स कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये हमेशा रहते हैं, चाहे इमरजेंसी की सिचुएशन हो या नॉर्मल सिचुएशन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does आर्टिकल 368 एम्पावर पार्लियामेंट टू डू? आर्टिकल 368 के थ्रू क्या करता है पार्लियामेंट? टू मेक लॉज, ये भी नहीं है। टू डिसॉल्व द लोकसभा, टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाएगा? और अमेंडमेंट का मतलब मैंने पहले ही स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। किसी भी तरह का कोई चेंज करना है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहते हैं अमेंडमेंट। और ये हमारा होता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, और ये प्रोविज़न हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। और पार्ट कौन सा है? पार्ट है हमारा 20। पार्ट 20 में हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है दिया गया है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच।